हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि IAS में। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और इसमें संविधान की प्रस्तावना को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और उसका जो पिछला लेक्चर है हम लोग उसमें पढ़े थे, और प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणी की है। तो उस टिप्पणी को हम लोग देखे थे और उसकी प्रकृति को भी देखा गया था। उसमें से जैसे प्रस्तावना को संविधान का अंग मानना जाना चाहिए या नहीं, ये चीज़ हम लोग देखे थे। और प्रस्तावना में संशोधन करना उचित है या अनुचित है, तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में सारी वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों को जैसे आप लोगों को लगता है जैसे मेरा ये PDF चाहिए, तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इसमें लिंक दे दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अलग अलग फेसेट पढ़ रहे थे, तो संविधान की संशोधनीयता तक पढ़े थे। उसके अगला जो फेसेट था हम लोग को दर्शन पढ़ना था फ्रेंड्स। जो दर्शन हमारे जो उद्देशिका है, उद्देशिका में निहित कुछ दर्शन है जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि जो प्रस्तावना में क्या है, संविधान का दर्शन निहित है। तो चलिए दर्शन को हम लोग देखते हैं। दर्शन में देखिए, ये दर्शन को अगर दो पार्टों में बांटेंगे आप, दो पार्ट में जैसे उद्देशिका में, तो एक तो आएगा आदर्श और दूसरा आएगी आकांक्षाएं। इसका ये मतलब है, देखिए जैसे प्रभुता संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो चीज़ है ये हमारा क्या है, आदर्श है। और न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये क्या है, ये हमारी आकांक्षाएं हैं, अभिलाषा इसको कह सकते हैं, या चाह है। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो आदर्श है, आदर्श को बेस हम बना सकते हैं। इसी के आधार पर हम लोग इस आकांक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसको जैसे मैं अगर कॉमन भाषा में समझा दूँ आपको, तो जैसे आप कर लीजिए, जैसे आप लोग स्टडी करते हैं तो उसके लिए एक अपना टाइम टेबल बनाते होंगे कि 2 घंटा चलिए मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगा। तो इस टाइप से आप लोग अपना बनाते होंगे। तो ये हमारा क्या है, एक आदर्श है। हम आदर्श नहीं एक डिसाइड करते हैं कि इस तरह से हम उसका कार्य करेंगे, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है कोई भी चीज़ को, तो उसको एक आदर्श में बांटकर उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं। अगर फिर उस कार्य की, उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, तो हम लोग दूसरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो जो ये है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, तो ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ये लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है, और ये हमारा आदर्श है। इसके बेस पर इसी रास्ते पर चलते हुए हमें इसकी प्राप्ति करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहला जो आदर्श है ये है प्रभुता संपन्न। तो हम लोग देखते हैं प्रभुता संपन्न क्या होता है। इसको सॉवरेन बोलते हैं, प्रभुता संपन्न। देखिए कोई भी जैसे राज्य है, स्टेट, राज्य, या राज्य का मतलब राष्ट्र से है, देश से है। तो जैसे राजनीतिक शक्ति के आधार पर देखेंगे तो देश को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे राजनीतिक शक्ति, एक तो उपनिवेश या औपनिवेशिक राष्ट्र, एक अधिराज्य राष्ट्र, एक प्रभुता संपन्न। ठीक है, तो देखते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है, अधिराज्य क्या होता है, और प्रभुता संपन्न क्या होता है। ये सारे जो शब्द हैं हमारी प्रस्तावना में निहित हैं। आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सारे शब्द आप लोगों को ये प्रभुता संपन्न जो है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं सारे। ठीक है, तो सॉवरेन, सोशियोलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सारी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। फिर इधर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, तो ये सब चीज़ों को मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसको एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए जो उपनिवेश होता है, इसमें 2 चीज़ होनी चाहिए। यदि किसी देश के लोग अपने शासनिक और प्रशासनिक निर्णय को स्वतंत्र रूप से खुद न ले सकें, अर्थात उनके जो राज्य जो है, राज्य व्यवस्था का जो संचालन है किसी बाहरी शक्ति द्वारा या अथवा विदेशी द्वारा होता हो, उस राष्ट्र के द्वारा न होता हो, और देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो भी कोई विदेशी हो,
देश का इस ऐसे देश को क्या कहते हैं, जैसे कि देश का संवैधानिक प्रमुख भी कोई विदेशी हो और देश का शासन प्रशासन भी किसी विदेशी के द्वारा संचालित होता हो, तो ऐसा जो राष्ट्र होता है उसको औपनिवेशिक राष्ट्र कहते हैं, औपनिवेशिक देश कहते हैं। हमारा जो देश है वो किसी और के हाथों में है। जैसे भारत को एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, भारत 15 अगस्त 1947 से पहले एक उपनिवेश था, किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ये हम लोग समझ लीजिए, समझ गए। दूसरा है अधिराज्य किसे कहते हैं। यदि किसी देश के लोग अपने शासनिक प्रशासनिक निर्णय को तो स्वतंत्र रूप से खुद ही ले सकें, ठीक है, स्वतंत्र तो हो गए हों, लेकिन जो देश का संवैधानिक प्रमुख है वो कोई विदेशी ही हो, वो उस राष्ट्र के लोग ना हो, तो ऐसे देश को हम लोग अधिराज्य कहते हैं। जैसे देखेंगे 15 अगस्त 1947 के बाद, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन देखेंगे हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ है। तो उसके पहले, संविधान लागू होने से पहले, उसका जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, गवर्नर हुआ करता था हमारे देश का। जैसे अब राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति नहीं होते थे, विदेशी ही हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख था। तो इसलिए ऐसे राष्ट्र को अधिराज्य कहते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 से पहले ब्रिटेन का अधिराज्य था भारत। ठीक है, तो आप लोग उसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रभुता संपन्न। किसी भी देश के लोग अपने शासनिक प्रशासनिक अर्थात राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों और वह सभी निर्णय खुद से ही ले सकें, और देश का संवैधानिक प्रमुख भी कोई विदेशी ना होकर बल्कि खुद वही देश हो। ठीक है, तो ऐसा देश संप्रभु देश कहलाता है। जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद से एक संप्रभु देश है भारत। जैसे हमारे जैसे कि संविधान की संवैधानिक प्रमुख भी हमारे देश का कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और हमारा देश का संचालन भी हमारे राष्ट्र के लोगों द्वारा ही किया जाता है। जैसे जो संपूर्ण प्रभुत्व जो स्रोत है संविधान में वो जनता द्वारा है, या भारत के लोग ही, कोई विदेशी शक्ति इस पे नहीं है। तो हमारा देश क्या है आज के डेट में भी? प्रभुता संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, तो ये हम लोग तीनों शब्दावली को अच्छे से समझें फ्रेंड्स। ये पहला आदर्श हमारा था प्रभुता संपन्न। दूसरा आदर्श आप लोग देखेंगे, जैसे प्रभुता संपन्न, जैसे फिर दूसरा सोशलिस्ट देखते हैं, समाजवादी आदर्श को देखा जाता है। तो देखिए, समाजवादी जो अवधारणा है ये शुरू में स्टार्टिंग में हमारे प्रस्तावना में नहीं जोड़ी गई थी। इसके रीजन बहुत सारे थे उस टाइम। जैसे आप देखेंगे कि जो पूरा विश्व है, पूरा जो विश्व है हमारा 2 खेमों में बढ़ चुका था। जैसे पूरा जो विश्व है 2 खेमों में बढ़ चुका था, एक समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। तो जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी खेमे में वही देश जाएंगे जो कृषि प्रधान देश होंगे, और हमारा जो देश क्या था? कृषि प्रधान देश था, न कि इस पूंजीवादी देश में तो जाना संभव था ही नहीं इसके लिए। इसका जो पोषक था सोवियत, मतलब यूएसआर था उस टाइम का, इसमें यूएसए था। तो हमारे जो इस प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है न दर्शाने का सबसे बड़ा रीजन ये था। देखिए, ये शीत युद्ध से ये दौर गुजर रहा था, शीत युद्ध चल रहा था इस टाइम। शीत युद्ध का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि युद्ध ना हो, लेकिन हमेशा ये डर सताता रहे कि कभी भी युद्ध जैसी घटना हो सकती है। और आप देखते हैं कि पूरा जो विश्व है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल चुका था। आप देखोगे कि 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था 1939 तक। तो जस्ट पूरा विश्व उभरा था द्वितीय विश्व युद्ध से, तो तीसरे विश्व युद्ध होने की हमेशा संभावना बनी रहती थी। उस टाइम हमारी जो नई नवेली वो स्वतंत्रता थी, हमें तुरंत 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। तो ये हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग खुलकर इस समाजवादी जो शब्द को दर्शाएं ताकि इसका विरोधी बन जाएं, किसका? पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी बन जाएं। और अगर समाजवादी खेमे में जाते तो इसका विरोधी बनते, पूंजीवादी खेमे में चले जाते। पूंजीवादी में जाने का वैसे सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, तो इसमें जाने का सवाल नहीं उठा। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें चले जाते
तो इसकी रडार में आ जाते हैं, यूएसएसआर के रडार पे आ जाते हैं, इनकी निगाहों में आ जाते हैं। तो हमारी जो है स्वतंत्रता या आज़ादी ये फिर से खतरे में पड़ जाती। यही रीज़न है कि जो हमारे संविधान निर्मात्री थे उन्होंने यहाँ पे डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाए। यहाँ पे उन्होंने बात तो कही समाजवादी की, लेकिन खुलकर समाजवाद तब इन लोगों ने नहीं दर्शाया प्रस्तावना में। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे बाद में पाकिस्तान, चीन भी है, तो ये भी समाज पूंजीवादी खेमे में चला जाता है। तो चीन जो है हमारा विरोधी है। तो वैसे भी जब 1976 आते आते इतनी चीज़ें हो गई थी, तो वैसे भी हम लोग जब समाजवादी खेमे को नहीं अपनाते, अगर खुलकर नहीं जाते, तब भी हम लोग को ये मान लिया जाता कि हम लोग समाजवादी हैं, क्योंकि जिसमें हमारा जो प्रतिद्वंदी है उस खेमे का तो हमको माना नहीं जाता, तो ऑलरेडी मान लिया जाता। तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ें महसूस की गई कि अब हमें समाजवादी को अपना मतलब खुलकर इसमें प्रदर्शित कर देना चाहिए। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी को जोड़ा गया प्रस्तावना में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि स्टार्टिंग से ही तो हमारे जो संविधान का झुकाव है एक समाजवादी के तरफ ही था, लेकिन खुलकर स्टार्टिंग में क्यों नहीं उसमें लिखा गया, क्यों इसको अपनाने में इतनी देर, इतनी बाद में क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया, तो इसका यही सब रीज़न है। लेकिन आगे भी समाजवाद हम लोग पढ़ेंगे, समाजवाद बनाम साम्यवाद भी पढ़ेंगे। समाजवाद में, साम्यवाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो उसको हम लोग एक क्लियरिटी से यहाँ पे उसकी डिस्कशन करेंगे किसी और लेक्चर में, इसके अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो इसको इतना ही यहाँ समझिए कि यही रीज़न था कि समाजवाद को स्टार्टिंग में नहीं अपनाया गया, इसको 1976 में अपनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कोई भी जो देश है आर्थिक आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक समाजवादी व्यवस्था, एक पूंजीवादी व्यवस्था। तो समाजवादी और पूंजीवादी में अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, समाजवादी और पूंजीवादी का में अंतर ये होता है कि किसी भी जो देश के उत्पादन का साधन है उसका नियंत्रण और वितरण का जो अधिकार है वो सरकार के हाथों में हो। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन का नियंत्रण और वितरण दोनों का अधिकार किसको होता है, स्टेट को होता है, राज्य को होता है। और पूंजीवादी में क्या होता है, उत्पादन के साधन का नियंत्रण और वितरण दोनों किसी निजी लोगों के हाथों में होता है, न कि सरकार के हाथों में होता है। सरकार उसमें अपनी भूमिका का वहन नहीं करती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था। इसमें देखिए, इसको अगर आंसर आप लोग लिख रहे हैं तो इसमें केसेस भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई केस था शायद, उसमें उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का बात किए थे। हाँ, ये DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए, इसके माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि जो हमारा समाजवाद है यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, जैसे हमारे समाजवाद का अप्रोच कभी कभी पूछा जाता है कि हमारा जो समाजवाद है उसका ये अप्रोच कैसा है। तो देखिए, ये तो हमारा जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का सम्मिश्रित स्वरूप है, मतलब दोनों का मिश्रण है। मार्क्सवाद ने एक थ्योरी दी थी साम्यवाद, ठीक है, तो उसका और गांधीवाद का मिश्रित स्वरूप है। लेकिन आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ गांधीवाद को ज़्यादा अपनाया जाता है, क्योंकि अहिंसक चीज़ को मार्क्सवाद जो है ये खूनी क्रांति की बात करता है, समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात करता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से थोड़ी सी कट्टर मिजाज का दिखता है ये, इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है और गांधीवाद को ज़्यादा बहाल किया जाता है यहाँ पे। तो इसका जो समाजवाद है हमारा, इसमें गांधीवादी विचारधारा ज़्यादा प्रभावी दिखती है। ठीक है, और यही चीज़, क्योंकि समाजवाद हमेशा लोकतंत्र की बात करता है, तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात होता है हमारे यहाँ ये है कि हम तो जो है ऊंच नीची जो है, जैसे आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय को हम लोग समान तो बनाएंगे, समतामूलक समाज की स्थापना तो करेंगे, लेकिन खूनी क्रांति से नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी लोकतांत्रिक समाजवाद, हमारा जो समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ऐसा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका है। तो हम लोग इसको ये मान सकते हैं कि हमारा जो समाजवाद कैसा है और इसका लक्ष्य क्या है,
समाजवाद का जो लक्ष्य है वह जो समाज का उपेक्षित तबका है, जैसे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उसके उत्थान को सुनिश्चित करना ही राज्य का मुख्य दायित्व है। लक्ष्य यही है, लक्ष्य लोग आप लोग हमेशा याद रखिए कि उपेक्षित तबका का उत्थान करना। तो पहले तो जैसे हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था को, मतलब समाजवादी व्यवस्था को अपना लिए, लेकिन आप लोग बाद में देखेंगे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर विघटन होता है तो जो समाजवादी विचारधारा का ये पोषक होता है वही ध्वस्त हो जाता है। तो इसलिए हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का गठन किया जाता है और पूंजीवाद को फिर अपनाना पड़ता है 1991 ईस्वी में, ठीक है। और जैसे हमारे समाजवाद का जो लक्ष्य है जो है समाज के उपेक्षित तबका का उत्थान करना, लक्ष्य तो हमारा वही रहेगा, उसी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारे रास्ते बदल जाएंगे। समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूंजीवादी रास्ते का प्रयोग करते हुए इसकी प्राप्ति किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा लक्ष्य वही है, रास्ते भले बदल गए हों, लक्ष्य नहीं बदला है। तो ये है, हम लोग दर्शन पढ़े हैं। अगले में हम लोग देखेंगे, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग समाजवाद का ही थोड़ी से समझेंगे, क्योंकि इसी के साथ समझ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग साम्यवाद को समझेंगे, ठीक है, जो मार्क्स ने थ्योरी दी थी। और साम्यवाद बनाम समाजवाद भी देखेंगे और समाजवाद बनाम साम्यवाद भी देखेंगे। दोनों में हम लोग साम्यता भी देखेंगे, दोनों में विषमता भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए। और कहीं भी कोई चीज़ जैसे अच्छा लगता है तो उसको आप लोग एक लाइक का बटन दबा दिया करिए, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।